नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने शुरुआत की थी पर्यावरण और पारिस्थितिकी सब्जेक्ट की। तो पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको पर्यावरण के बारे में बताया था। उसके 2 पार्ट आए हैं। तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आज हम लोग शुरुआत करेंगे दूसरे चैप्टर की, और दूसरा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके हो सकते हैं कुछ ज़्यादा पार्ट आ जाएँ, ओके। क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाता हूँ। तो चैप्टर का नाम है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र, ओके, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो देखिए, दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र। दोनों शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, ओके। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, और इसके घटक कौन कौन से हैं। ये चैप्टर दूसरा है, ओके, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी, और पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम। देखिए, तंत्र माने क्या होता है, कोई सिस्टम, ओके। तो दोनों की इंग्लिश आप देख लीजिए, पारिस्थितिकी इकोलॉजी है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है, ओके। दोनों में अंतर अब क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिकी क्या है, ओके। पारिस्थितिकी क्या है, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ध्यान से समझना, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, पारिस्थितिकी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, चलिए ठीक है। 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने। अगर हम पारिस्थितिकी शब्द की बात करें तो पारिस्थितिकी को कहते हैं इंग्लिश में इकोलॉजी। 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। वास्तव में अर्नेस्ट हैकेल ने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो ओइकोलॉजी था। देखिए, अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था ओइकोलॉजी, इकोलॉजी नहीं था, वो था ओइकोलॉजी। लेकिन बाद में उसका नाम बदल कर, ओके, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ, और वो धीरे धीरे इकोलॉजी बन गया। तो अर्नेस्ट हैकेल ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो ओइकोलॉजी था, बाद में इसको इकोलॉजी कर दिया गया, ओके। तो ये तो आपने भाई जान लिया कि इस शब्द की उत्पत्ति किसने की थी। तो अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ इंग्लिश में देखिए इसको, इकोलॉजी। लॉजी मतलब क्या होता है, LOGY, लॉजी। जब किसी वर्ड के पीछे लॉजी लगा हो तो इसका मतलब वो कोई विज्ञान की शाखा है। क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, ओके। इकोलॉजी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। अब देखिए यहाँ पर इस डेफिनेशन को पढ़िए। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ओके। यानी जैविक और अजैविक कारकों के मध्य क्या संबंध है और उनका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है, ओके। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारी, जीवधारी मतलब जैविक तत्व, भौतिक, भौतिक का मतलब अजैविक, तो वही मैंने आपको बताया कि जिसमें, यानी विज्ञान की जिस शाखा में जैविक और अजैविक घटकों के या कारकों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है और उनका पर्यावरण के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, ओके। इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, हिंदी में पारिस्थितिकी। तो इस शब्द को आप 2-3 बार पढ़िए और इस लाइन को भी 2-3 बार पढ़िए, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने बात की भाई पारिस्थितिकी क्या है, ओके। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड और आता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना वास्तव में यही रहता है, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिकी तो पढ़ने का एक क्षेत्र है, ओके। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है।
पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टॉन्सले ने किया था। देखिए, एजी टॉन्सले ने, जबकि पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने, और पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टॉन्सले ने। तो ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करता है, तो इसको बार बार आपको पढ़ना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। पारिस्थितिक तंत्र भूतल पर एक निश्चित क्षेत्र धारण करने वाली क्रियाशील इकाई है, जिसके अंतर्गत समस्त जैविक समुदाय परस्पर और भौतिक पर्यावरण के साथ क्रियाशील रहते हैं। ओके, पारिस्थितिक तंत्र भूतल पर, भूतल मतलब पृथ्वी यानी धरातल, धरातल पर एक निश्चित क्षेत्र धारण करने वाली क्रियाशील इकाई है, और इसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे परस्पर यानी एक दूसरे के साथ और भौतिक पर्यावरण के साथ क्रियाशील रहते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलर लग रहा है ना, एकदम समान लग रहा है कि पारिस्थितिकी भी वही है, पारिस्थितिक तंत्र भी वही है। तो अब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए, असल में जो यहाँ पर देखिए, ये जो पारिस्थितिकी है ना, ये विज्ञान की शाखा है, और पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ये विषय वस्तु है, यानी कि इस चीज़ का अध्ययन हम किस विषय के अंतर्गत करते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ओके, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम करते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत। जैसे मानव के शरीर के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो किस शाखा में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो मानव के शरीर के बारे में अगर पढ़ना है तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है, यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों में क्या संबंध होता है इसके बारे में पढ़ना है, तो हम किस शाखा में पढ़ेंगे विज्ञान के, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ये हमारा एक प्रकार से पुड़िया आप कह सकते हैं, मटेरियल, ये पढ़ने वाली चीज़ है। और किस में पढ़ी जाती है, किसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा लोग का टॉपिक है, और ये क्या है, एक प्रकार से एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, टॉपिक। अब यहाँ देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता आपने समझ ली, डेफिनेशन भी समझ ली, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये भी आप लोगों ने समझ ली। अब यहाँ पर एक चीज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये मतलब 2-2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र भूतल पर एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर कोई क्षेत्र धारण करेगा। मान लीजिए ये आपका एक पारिस्थितिक तंत्र हो गया, वन पारिस्थितिक तंत्र। अच्छा, एक बात और मान लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र को हम पारितंत्र भी बोलते हैं। तो सिंपल सी, अगर आप पारिस्थितिक तंत्र नहीं बोल पाते हैं तो सिंपल सा वर्ड है पारितंत्र, उसको बोल दीजिए। ओके, जैसे मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम होती है पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि एक लंबा वाक्य मतलब शब्द हो जाता है, तो इसलिए आप पारितंत्र बोले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आप जल्दी से उसको बोल भी सकेंगे। तो जैसे पारितंत्र अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा कि भाई कि जलीय पारितंत्र होता है, यानी समुद्र पारितंत्र, तालाब पारितंत्र, ओके, वन पारितंत्र, घास पारितंत्र, मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा ऐसे। तो क्या भाई, घास पारितंत्र एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है ना धरातल पर, सब जगह तो घास है नहीं, एक निश्चित क्षेत्र में है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र भूतल पर एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है। मान लीजिए यहाँ घास है, यहाँ कहीं वन है, यहाँ कहीं समुद्र है, तो अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है हर एक पारिस्थितिक तंत्र का या फिर हर एक पारितंत्र का। इस तंत्र का मुख्य चालक बल सूर्य का प्रकाश है। इस तंत्र को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से। तो सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं। इस तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किसके द्वारा होता है,
हरे पेड़ पौधे के माध्यम से होता है। ओके, मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा आगे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं। सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से CO2, और मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं, खनिज लवण और जल। फिर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, यानी जैविक पदार्थ बनाते हैं। फिर उस भोजन को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी से उच्च मांसाहारी, और उच्च मांसाहारी को सर्वाहारी। सर्वाहारी जब ये सारी चीज़ें मर जाते हैं तो उनका विघटन छोटे छोटे अपघटक यानी कि जीवाणु और कवक लोग कर देते हैं, फिर से उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया बहुत ही लंबी है और अच्छी है, मतलब टॉपिक समझने लायक है, तो इसको मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। फिलहाल आप यहाँ जानिए कि जो पारितंत्र है यानी पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा का प्रवेश हरे पेड़ पौधों के द्वारा ही होता है। हम डायरेक्ट तो भाई सूर्य के प्रकाश से भोजन बना नहीं सकते। क्या हम पेड़ पौधे बना सकते हैं? नहीं। हम साग बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश से? नहीं, वो तो पेड़ पौधे ही बनाएंगे। ओके, उन्हीं के पत्तों को हम लोग खाते हैं, तो वो बना सकते हैं। इसलिए ऊर्जा का प्रवेश उन्हीं के द्वारा होता है। इसकी संरचना में 3 मूलभूत घटक होते हैं, यानी इसकी संरचना 3 मूलभूत घटकों से मिलकर बनी होती। पहला घटक जैविक घटक है। जैविक मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया कि सजीव यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और बैक्टीरिया, कवक, ये सारी चीज़ें ये जैविक घटक हैं। अजैविक घटक या भौतिक घटक किसे कहते हैं? जिसमें जान ना हो, यानी कि निर्जीव, जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें, मिट्टी, जलवायु, तापमान। ओके, ऊर्जा संघटक मैंने आपको बताया सूर्य का प्रकाश यानी सौर ऊर्जा, और एक होता है भूतापीय ऊर्जा। ओके, पृथ्वी की अपनी एक ऊष्मा ऊर्जा है, तो उसको भी भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत लिया जाता है। तो 2 प्रकार की ऊर्जा बेसिकली ऊर्जा संघटक के अंतर्गत आती है, एक तो भूतापीय ऊर्जा और एक तो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। ओके, भूतापीय ऊर्जा है लेकिन थोड़ी बहुत, उसका यूज़ थोड़ा बहुत होता है। सबसे ज़्यादा तो सूर्य से जो प्राप्त होती है ऊर्जा, उसी का उपयोग होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे। ओके, जैविक घटक, अजैविक घटक, भौतिक घटक, इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे की क्लास में मैं आपको बताऊँगा डिटेल से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक की। तो देखिए, ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र। अभी आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो पारिस्थितिक तंत्र के यानी पारितंत्र के 3 घटक हैं। मैंने आपको बताया कि एक जो घटक है आपका जैविक घटक है। ओके, और जो दूसरा घटक है अजैविक घटक। अजैविक घटक को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक घटक। ध्यान में रखना, भौतिक और अजैविक दोनों एक ही हैं। ऊर्जा संघटक को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा संघटक को ऊर्जा संघटक। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि भाई, यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी आपने, ये देखिए, 1 मिनट में इसको, ये देखिए, यहाँ पर संघटक लिखा है और यहाँ पर घटक, यहाँ पर घटक। तो दोनों का मतलब बेसिकली एक ही होता है, बट क्या होता है कि हम ऊर्जा के साथ संघटक लगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है। जैसे शुरू से उसका यूज़ होता आ रहा है ना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अब ऊर्जा घटक बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम ऊर्जा संघटक बोल देते हैं। बाकी इन दोनों में यही सेट होता है तो यही बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, या फिर अजैविक को भौतिक घटक कहते हैं, और तीसरा है ऊर्जा संघटक। और जब हम लोगों ने पर्यावरण पढ़ा था तो भी मैंने आपको ये बताया था कि उसके भी 3 घटक होते हैं, तो बेसिकली वही घटक यहाँ पर भी होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, तो ऊर्जा संघटक में तो मैंने आपको बताया कि भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, यानी कंप्लीट हो गया आपका। मैं आगे पढ़ाऊँगा लेकिन अभी बेसिकली यहाँ जाने से। और जैविक घटक में जो निर्जीव चीज़ें हैं, ओके, जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें, मिट्टी, ताप, वायुदाब, ओके, आर्द्रता, नमी, जलवायु, ये सारी चीज़ें हैं अजैविक घटकों में, या फिर खनिज लवण वगैरह हो गए। जैविक घटक हम लोग को थोड़ा सा यहाँ आगे देखना, बिकॉज जैविक घटक आगे फिर विभाजित हो जाता है। देखिए, अगर हम जैविक घटक की बात करें, इसमें जैविक घटक की, ओके, तो जैविक घटक जो है, ये देखिए, जैविक घटक को 3 भागों में बांट देते हैं।
एक तो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ध्यान में रखना, हमने पहले पारिस्थितिक तंत्र को 3 भागों में बांटा, जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा संघटक। अब जैविक घटक को 3 भागों में बांटते हैं, तो इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 चीज़ें आ गई। तो उत्पादक में बेसिकली कौन आता है? पेड़ पौधे। ओके, क्योंकि जैविक पदार्थ यानी भोजन का उत्पादन कौन करते हैं? पेड़ पौधे ही करते हैं। तो उत्पादक में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता मतलब जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। मान लीजिए साग उगाई, साग या कोई फल हो गया, आम सेब, तो उसको कौन खाता है? हम ही लोग तो खाते हैं, तो हम लोग उपभोक्ता हैं। ओके, तो उपभोक्ता किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादकों पर। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उपभोक्ता। ओके, उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। फिर यहाँ पर अपघटक, तीसरा जो भाग है जैविक घटक का, अपघटक। इसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या कवक या जीवाणु आ जाते हैं। ओके, छोटे छोटे। अब यहाँ थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपको समझा करके वीडियो स्टॉप करूँगा। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं बंद कर दूँगा। देखिए, होता क्या है कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं? खनिज लवण और जल लेते हैं। फिर ये भोजन का निर्माण करते हैं, यानी फल वगैरह बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं, फूल बनाते हैं, यानी कि जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब इन्होंने भोजन का निर्माण कर लिया। अब मनुष्य जाएगा या कोई जानवर जाएगा, कोई कीट जाएगा, इनको खाएगा, फूल पत्तों को या फलों को खाएगा। ओके, फिर जब ये सारी चीज़ें ये उपभोक्ता, अब देखिए उपभोक्ता को भी 4 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, द्वितीयक कौन होता है, तृतीयक कौन होता है, चतुर्थक। अभी आप इतना ही जान लिए कि उपभोक्ता को भी 4 भागों में बांटा गया। तो जब ये सारे उपभोक्ता कभी मर जाते हैं या जब उत्पादक सड़ गल जाता है, पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, उनकी पत्तियाँ, या जो ये जीव जंतु हैं, उपभोक्ता में बेसिकली जीव जंतु आएंगे और मनुष्य भी आएगा, मैं आगे आपको बताऊँगा। तो जब ये दोनों सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनको ये जो अपघटक होते हैं, ये इनको सरल भागों में, एक प्रकार से सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। ओके, सरलीकरण कर देते हैं, यानी अपघटन कर देते हैं, सरल पदार्थों में इनको तोड़ देते हैं। क्योंकि ये लोग किससे बने हैं? विभिन्न प्रकार के खनिजों से बने हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से बने हैं, जल से बने हैं। तो जब ये सड़ने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो जीवाणु जो होते हैं ये इसको सरलीकृत कर देते हैं, यानी इसको अपघटित कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, फिर से छोटे छोटे कणों में एकदम तोड़ करके। जैसे मान लीजिए कहीं होता नहीं कि कोई जानवर या पशु मर गया, तो उसको क्या करते हैं लोग? खेतों में फेंक देते हैं, कहीं फेंक देते हैं। फिर आप देखते हैं कुछ दिन बाद उसकी सड़ी गली बॉडी जो है, शरीर है, वो गायब हो जाती। तो गायब कैसे हो जाती? वहाँ पर जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु उसको खा पी करके एकदम ख़त्म कर देते हैं, फिर से ज़मीन में मिला देते हैं, और फिर वही पोषक तत्व जो हैं फिर ये वृक्ष यूज़ कर लेते हैं, यानी पेड़ पौधे फिर से उसी का यूज़ कर लेते हैं, फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। ओके, तो इसको बोलते हैं जैव भू रसायन चक्र। यानी ये जो चक्र चलता रहता है खनिजों का, खनिज पहले इसमें आया, ऊर्जा इसमें आई, फिर इसमें आई, फिर इसमें आई, फिर इसने मिट्टी में मिला दिया, फिर इसमें आ गई, ये खनिज चक्र चलता रहता है, इसको बोलते हैं जैव भू रसायन चक्र। आपको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा। तो बेसिकली आज आपको मैंने थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, और उसके घटक कौन कौन से हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, चतुर्थक, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। ओके, बाकी की क्लास अगले वीडियो में होगी और उसमें हम लोग जानेंगे इनको डिटेल से कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है, अपना भोजन कैसे बनाता है उत्पादक, और फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आती है
तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।